नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल कुछ YouTube पर बिहार चुनाव के संबंध में जो मीडिया वाले वो जनता से पूछताछ कर रहे थे, उसको देख करके भारतीय जनता दल को और मुझे भी बहुत दुख हुआ कि आखिर किस तरह की हमारे जनमानस में किस तरह की मानसिकता विकसित की गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी बड़ा अच्छा काम किए हैं, वो गैस का चूल्हा और शौचालय, गरीबों को घर दिए हैं और भी इस तरह की बातें वो गिना रहे थे। जो विरोध वाले कह रहे थे कि यानी कोई विकास नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव आएंगे, लालू ने बहुत कुछ दिया है बिहार को, पता नहीं वो रेलवे का कोई कुछ कारखाना कुछ जगहों पर लाके दिया है। इसी तरह की बातें हो रही थी। तो किस तरह की मानसिकता हमारे जनमानस में विकसित की गई है जानबूझ करके, उसका नमूना भारतीय जनता दल आप लोगों के सामने पेश कर रहा है। कोई नहीं ये कह रहा है कि देश की सर्वोच्चता के आगे ये जो है इन सब का कोई महत्व नहीं है। और जहां तक देश की बात है तो राहुल को पूरा देश पहचाने कि राहुल गांधी वही है जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इसका जो नारा लगवाया था भारत विरोधी कन्हैया कुमार अपने गिरोह के साथ, उसका समर्थन किया था इसने। तो ये देश का सबसे बड़ा गद्दार है राहुल। और राहुल के साथ जो भी लोग यानी सांठगांठ कर रहे हैं, आरजेडी हो, चाहे उसका तेजस्वी हो या लालू हो, या कभी अखिलेश ने भी किया था, अखिलेश यादव सपा वाले, ये सब उसी तरह से देश विरोधी माने जाएंगे, देश के गद्दार माने जाएंगे। ये इस तरह का नजरिया लोगों में आने की जरूरत है। अब तक ये इस तरह का दृष्टिकोण कि भाई अपराधी चुन लिए जाए,
कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी जात का होना चाहिए। अपराधी हो, तिकड़मी हो, भ्रष्टाचारी हो, चुन लिए जाए, लेकिन यदि मेरी जात का हो तो कोई हर्ज नहीं है। अपराधी हो, तिकड़मी हो, बलात्कारी हो, और यदि मेरे संप्रदाय का है तो कोई बात नहीं है। अपराधी हो, तिकड़मी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, लेकिन हमारी भाषा का है, हमारे प्रांत का है, हमारे समूह का है, या हमारे क्षेत्र का है, या वो कुछ ऐसा वादा किया है कि जब हम हो जाएंगे तो आपके कुछ गलत सलत धंधों को चलवाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं। इस तरह का नजरिया देखने को मिला, और ये किसी भी समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत ही घातक है। ये नजरिया ही बहुत घातक। उन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए, सवाल करके ही यानी उनके दिमाग को झकझोरने की आवश्यकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की आवश्यकता है कि हमारे अमर शहीदों ने जो अपना खून का बलिदान देकर के आज़ादी लाई थी, तो क्या इसी के लिए लाई थी कि हम अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को के हाथ में सत्ता वो सौंपेंगे अपने व्यक्तिगत वो स्वार्थ में? भारतीय जनता दल को पूरा यकीन है कि जब इस तरह का ब्रेन स्टॉर्मिंग उनके दिमाग को झकझोरा जाएगा, निश्चित है कि उनकी अंतरात्मा जागेगी और इनको अपराधी, तिकड़मी, भ्रष्टाचारी और समाज विरोधी इनको मानेगी। तो जरूरत जो है वो इस बात की है। बीजेपी जब से, खासकर 2014 से, यदि ये प्रचारित की होती कि भाई ये जेएनपीसी इस देश की गद्दार है, लुटेरी है, डकैत है और देश विरोधी है, तो शायद जनता उसको समझती। और कम से कम ये दिन न देखना पड़ता कि एक और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इतना खतरनाक नारा सरेआम जेएनयू के प्रांगण से लगवाया, और जिसका उसने जिस राहुल ने समर्थन किया, उसी राहुल की पार्टी जो है राजस्थान में जो है वो चुनाव जीत करके सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश में चुनाव जीत करके सरकार बनाती है, छत्तीसगढ़ में जीत करके सरकार बनाती है, और जो है महाराष्ट्र में भी जो है उसके कुछ एमएलए जीतते हैं। 2019 में केरल के 20 लोकसभा में से 18 लोकसभा जीत कर आते हैं। कितनी बड़े कलंक और शर्म की बात है। ये तरह तरह के बातों से भारतीय जनता दल बताने की कोशिश ये कर रहा है कि किस तरह की मानसिकता विकसित की गई है और किस तरह की मानसिकता विकसित करने की कोशिश ये बीजेपी कर रही है। बीजेपी का राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को इस देशद्रोही न मानना सबसे बड़ा देशद्रोह है बीजेपी का। बीजेपी से ये सवाल भारतीय जनता दल कर भी रहा है, करेगा भी, और जनता से भी करवाएगा कि जो राहुल गांधी हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस पर सवाल उठाता है, तो क्या ये गद्दार नहीं है? ये सवाल बीजेपी से किया जाना जरूरी है कि जो बीजेपी राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानती है। यदि एक कोई राष्ट्रभक्त की सरकार केंद्र में हो
तो तेजस्वी जीत भी जाए तब भी उसको इसमें यकीन रखती है भारतीय वाम ताकत दल, उसको बर्खास्त करके उसको सिखाया जाए कि देशभक्ति क्या होती है। अमरिंदर सिंह की पार्टी भले जीत जाए, लेकिन जो जीएनपीसी हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाती है, भले वो तिकड़म से सरकार बना ले, उसको बर्खास्त में रखेगी, क्योंकि वो देशद्रोही है। और उसी प्रकार जो है ये केरल की भी जो कम्युनिस्ट की सरकार जो है, विजयन तो जो है केरल का जो मुख्यमंत्री विजयन है, वो किम जोंग उनका जो उत्तरी कोरिया का शासक है, प्रेसिडेंट है, उसका समर्थन करता है। और किम जोंग उन जो है वो चीन के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो समर्थन भी करता है। और ऐसे समर्थन करने वाले को मोदी जी देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो देश अनुशासन से चलता है, देश नियम से चलता है। मोदी जी यह अराजकता से नहीं चलता। क्या आपको यह अराजकता नहीं लगती है कि संसद के द्वारा पारित किए गए CAA नागरिकता संशोधन कानून या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किए जाने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भी ये राज्य विधानमंडल केरल का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, हाँ, और पंजाब का हो, पश्चिम बंगाल का हो, ये उसके खिलाफ उनको पास करने का कानूनी स्थिति उनकी क्या है आपको नहीं पता। उनकी लीगल लोकस स्टैंडाई क्या है आपको नहीं पता है मोदी जी। और आपके जो सिपत सालार हैं और जो सलाहकार हैं कानूनी, रविशंकर प्रसाद, संसद के द्वारा कोई अधिनियम पास करने के बाद किसी भी विधानमंडल द्वारा इस तरह से उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करना सर्वथा गैर संवैधानिक है। और यदि कोई सरकार गैर संवैधानिक है, जो है वो 1 सेकंड भी उसको जो है नहीं चलना चाहिए। धारा 356 की व्यवस्था मोदी जी इसीलिए की गई है। वही हाल जो है वो कृषि पर जो बिल बना, कानून बना, उसकी भी हालत है कि पंजाब विधानसभा उसके खिलाफ ये प्रस्ताव पास कर रही है। और आप जो है प्रधानमंत्री के रूप में एक अराजक, एक एनार्कियस प्राइम मिनिस्टर के रूप में बैठे हुए हैं। तो खैर इस पर बात हो रही थी। देखिए, ये तमाम नमूने इसलिए बताए जा रहे हैं कि किस तरह की ये कुत्सित मानसिकता सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए बीजेपी कर रही है, और बाकी तो जीएनपीसी ये सब कर ही रहे हैं। और किस तरह की मानसिकता जनमानस के दिमाग में ठूस रहे हैं, बिठा रहे हैं, इसी का नमूना जो है वो बताया जा रहा है। तो कोई भी इस तरह की चर्चा नहीं दिखी कि भाई ये राहुल जो है इतना बड़ा गद्दार है कि जब हमारी फौज सर्जिकल स्ट्राइक करती है, वो दुश्मन के जो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए, तो ये सबूत मांगता है। हमारी फौज की शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाता है। और दूसरी बार भी जब हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के बहुत अंदर घुस करके बालाकोट में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए वहाँ भी एयर स्ट्राइक किया,
तब ये राहुल और उसके सिपा सालार वो नवजोत सिद्धू पता नहीं क्या बोले थे, तब भी हमारी फौज का ये मजाक उड़ाए थे, उपहास किए थे, और जो है हमारी वायुसेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा गया। तो ऐसा सवाल उठाने वाले देश के गद्दार हैं मोदी जी, पता है कि नहीं पता आपको? लेकिन आपके बीजेपी वाले इस राहुल को गद्दार न कहते हैं और देश भी गद्दार इनको न माने इसकी साजिश करते हैं। आपके पास 12 करोड़ की सदस्यता है और इतना लंबी फौज है कार्यकर्ताओं की, यदि उसके द्वारा यही प्रचारित करते कि भाई गद्दारों की इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए, तब भी आपकी राष्ट्रभक्ति का और राष्ट्रवाद का कोई मतलब होता। आपका राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना छलने वाला है, कितना कपटपूर्ण है, यह दिखने के, यानी सारे गद्दारों को यह देश गद्दार न माने, ये साजिश कर रही है बीजेपी। और सवाल है कि कितने प्रमाण आपको चाहिए, कितनी घटनाएं आपको चाहिए। वो गद्दार राहुल डोकलाम के मुद्दे पर जब इसी तरह स्थिति बनी हुई थी चीन के साथ, तनातनी और युद्ध जैसी, तो हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छुपे मिल रहा है। मोदी जी आप बताइए कि आप राहुल को गद्दार मानते कि नहीं मानते? आपकी पार्टी से तो सवाल खैर होगा ही, बताइए। ये राहुल, गद्दार राहुल, हमारे सेनाध्यक्ष को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है नवजोत सिद्धू को। तो इस पर भी आपकी आंख खुली कि नहीं खुली मोदी जी कि ये राहुल विपक्ष का नेता भूल जाइए, यह देश का गद्दार है। क्यों नहीं पेश करते आप? यही तो सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि इन गद्दारों को कोई विपक्ष का नेता है तो वो इतनी पुरानी पार्टी का वो नेता है, ये सब बातें बिल्कुल यानी देश विरोधी हैं और देश के खिलाफ गद्दारी है। और अभी देख लीजिए चीन के साथ जो तनातनी है, ग्लोबल टाइम्स जो है, जो प्रोपेगेंडा मशीन है कम्युनिस्ट पार्टी का चीन में, उसी की सारी भारत विरोधी और झूठी अफवाह भरी बातें को ले करके ये राहुल जो है भारत के खिलाफ माहौल बनाता रहा कि, और कहता रहा कि चीन की सेना इतना घुसी, चीन की सेना इतना घुसी। एक बार भी मोदी जी और उनकी सरकार या बीजेपी नहीं कही कि ऐ गद्दार राहुल, तुम्हारे बाप के नाना ने जो है युद्ध के बहाने 39,000 वर्ग मील अक्साई चीन से भारत की जमीन दुश्मन चीन को दे दिया, दे करके भारत के खिलाफ गद्दारी की। पहले उस गद्दारी पर बोल गद्दार राहुल। बीजेपी ने बोला? नहीं बोला ना, बस वो जो माहौल बना रहा था उसके आगे बस चुप। और चुप्पी साधने का मतलब ये होता है कि आप उसके झूठे आरोपों को स्वीकार करना है। फिर वो कहता है कि यदि मैं होता तो 15 मिनट में चीन की सेना को भगा देता। अरे तुम्हारे बाप के नाना जो है वो तो खुद दुश्मन की सेना को अंदर घुसा है। इसके बाद चीन की सीमा पर इन गद्दार इंदिरा, राजीव ने जानबूझ करके कोई रोड नहीं बनाई,
ताकि चीन जब चाहे जितना चाहे भारत में घुसता जाए। इसी कारण 39,000 वर्ग मील जो और जो मैंने जो ये गद्दार नेहरू ने भारत की जमीन सौंपा उसको, चीन को, चीन इसके बाद 10 या 12,000 वर्ग मील और घुसा, चूंकि कोई अपनी सेना के लिए कोई रोड थी ही नहीं। और ये जेएनपीसी वाले वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता भी करते हैं और इस तरह की मानसिकता से फैलाए हैं कि चीन बड़ी बहुत ताकतवर है, वो ये है। अब तो तथ्य ये भी सामने आ रहे हैं कि सन 80 के दशक तक जो है भारत की जीडीपी और चीन की जीडीपी लगभग बराबर थी। और ये जेएनपीसी देश को लूटती रही और वो चीन के लोग जो अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को कंसोलिडेट करते करते भारत की जीडीपी का 5 गुना कर लिया। ये गद्दारी देखिए, ये सब देश को लूटते रहे, खसोड़ते रहे भारत को। और वो चीन वालों ने 80 के बाद सन 1980 के बाद भारत की जीडीपी का वो 5 गुना कर लिया। और फिर बताया, फिर इस तरह की साइकोलॉजी, इस तरह का हुआ खड़ा किया कि चीन बड़ा ताकतवर है, उसके पास इकानमी है, इकानमी 5 गुना है, फलाने ढिकाने है। और फिर गद्दारी किया उसके देश के खिलाफ कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया और समझौते में राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए जो है वो रिश्वत भी लिया और फिर चीन के लिए भारत का बाजार भी खोल दिया। तो वो हमारे ये जेएनपीसी वालों ने हमारे देश की जमीन भी उसको सौंपते गए और बाजार भी खोलते गए। अब ये सवाल उठता है कि मोदी जी और बीजेपी इस जेएनपीसी को इस देश का गद्दार मानती कि नहीं मानती, और क्या मानेगी ये? सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए नेहरू ने देश को ही बंटवा दिया। ये मोदी जी इस बात को मानते कि नहीं मानते? सिर्फ उस गद्दार नेहरू को बचाने का साजिश हो रही है। अब अभी बात हो रही है कि जितने आतंकवादी आ रहे हैं वो पाकिस्तान से, तो ये चैनल वाले कह रहे हैं ये जिन्ना की फौज है। मतलब जिन्ना जितना ही विलेन साबित होंगे उतना ही गद्दार राहुल को बचाने में ये बीजेपी वाले और जेएनपीसी वाले कामयाब होंगे। इस तरह की मानसिकता है। इसलिए तो ये कहना भी पड़ेगा कि जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, न्यूज़ 24 हो, आज तक वाला हो, अब यहाँ तक कि जी न्यूज़ वाला भी, इंडिया टीवी वाला भी, रिपब्लिक भारत वाला भी, TV9 भारतवर्ष वाला भी, ये गद्दार नेहरू की फौज हैं सब। गद्दार नेहरू को बचाने वाली फौज हैं सब। तो मानसिकता इसकी होनी चाहिए। बिहार में क्या कि सिवा इतना व्यक्तिगत स्वार्थ कि सड़क बनवा दिया, वो कर दिया। अरे इससे ज्यादा काम किए थे वो अंग्रेज, लेकिन वो इस देश के दुश्मन थे। और ये भी भारतीय समाज के कट्टर दुश्मन है। देश को याद रखना चाहिए कि जब ये लालू मुख्यमंत्री था, उसके मुख्यमंत्रित्व का काल में इतनी बड़ी जातीय हिंसा हुई थी। एक को जो है रणवीर सेना और दूसरी जो है वो भीम सेना। जातीय हिंसा करवाया था ये लालू।
और वो ओपनली बोलता है एमवाई फार्मूला। लालू बताओ कि राजनीतिक जीवन में है, भारत के संविधान की शपथ लेता है, उसमें एमवाई का कहाँ स्थान है भाई? घोर संविधान विरोधी ये काम कर रहा है, घोर समाज विरोधी काम कर रहा है, जातिवाद फैला रहा है। उसके खिलाफ कोई रोष नहीं, कोई विरोध नहीं। दोबारा तेजस्वी या लालू जो है सत्ता वापसी की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नीतीश के वक्त में अपराध बढ़ गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया। अरे भाई, सबसे बड़ा बिहार का भ्रष्टाचारी तो लालू है ना। तो अपने भ्रष्टाचार को कैसे वो भूल गए? वो तेजस्वी। और भी केसेस भी हैं तमाम, जो है रेलवे की जमीन का इस तरह से उसमें जो करप्शन है, तो ये केसेस वो चलने वाले, या पता नहीं मोदी जी जो है उसको ढक दिया, बात दूसरी है। तो एक से एक मतलब कि ये समाज विरोधी, समाज को तोड़ने वाले और भ्रष्टाचारी आज जनता के सामने जो है वो छाती तान के जा रहे हैं कि हमको सत्ता में वापस लाओ। और शायद जो रिपोर्ट आ रही है कि तेजस्वी का पलड़ा भारी भी है, तो ये दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता लोगों में भरी गई है, विकसित की गई है, ठूसी गई है। उस मानसिकता को हटा करके आवाम परस्ती का और मुल्क परस्ती का नजरिया लाना एक बहुत बड़ा काम है। भारतीय जनता दल कभी नहीं कहता कि काम असंभव है, लेकिन काम बहुत बड़ा है, बहुत और बहुत कठिन भी है, लेकिन जरूरी बहुत। और इसलिए सबके सहयोग की आवश्यकता है, और उस सहयोग में भारतीयता का जो माहौल है कि सभी लोग भारतीय समझें। अच्छा, भारतीय होने की बात ही नहीं करते, बस ये राजपूत इसको वोट देंगे, ब्राह्मण इसको वोट देंगे, मुसलमान इसको वोट देंगे, और वो जो कुर्मी लोग इसको वोट देंगे। इतनी होनी बेशर्मी और जो है और निर्लज्जता के साथ जातिवाद इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है, जहर है। और उसकी बात करना भी समाज विरोधी और देश विरोधी हरकत है। ये नजरिया जो है वो लोगों में डालने की आवश्यकता है, विकसित करने की आवश्यकता है। जो भी जातिवाद की बात करे या उसके सारे वो राजनीति करे, उसके सारे वो सत्ता बटोरने की बात करे, वो समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, समाज विरोधी है, देश विरोधी, भारत विरोधी। इस तरह का नजरिया जो है विकसित करने की आवश्यकता है। ये न करके झूठ मूठ का मोदी जी विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के तो बातें छोड़ दीजिए मोदी जी। कैसे होगा सबका विश्वास? जब आप देश के खतरनाक दुश्मनों को पालेंगे तो देश आप पर वो विश्वास करेगा। और विकास के जरिए ये जो है अपने सारे पापों को ढक रहे हैं। देश के साथ जो आपके गद्दारी, देश के साथ गद्दारी क्या है? गद्दारों को, देश के खतरनाक गद्दारों को पालना, यह देश के साथ जो है वो सबसे बड़ी गद्दारी है। और उसी गद्दारी के कारनामे की ओर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए विकास के तमाम एक्सप्रेस वे है, भारतमाला है, ये फलाना है ढिकाना, ये आप करवाना है। और उससे भी खतरनाक खेल जो मोदी जी खेल रहे हैं, जीएनपीसी के सारे घोटाले, मतलब इसके पहले
2004 के पहले तो छोड़ दिए, 2004 से लेकर 2014 तक घोटालों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उसमें 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट है। और उन सारे घोटालों का वर्णन जो है, जो 2014 के चुनाव में मोदी जी ने खुद किया था। बीजेपी ने संसद चलने नहीं दिया था, लेकिन जब सत्ता में आए तो सिर्फ इस जीएनपीसी को बचाने के लिए सारे घोटाले खा गए मोदी जी, और उस पर जो है बिल्कुल उनकी घी बंद हो गई। और घोटाले भी खा गए, और उन समूह का वो काले धन पर कोई आंच न आए। आपने ऐसा कानून भी नहीं बनाया कि जो भी काला धन भारत के लोगों ने ये विदेशी बैंकों में जमा किया है, वो धन भारत का है, ऐसा कानून न बना करके इन भ्रष्टाचारियों के इन काले धन खातेदारों का काला धन पर कोई आंच न आए, इस तरह का आपने जो है कोई कानून ही नहीं बनाया। तो कितनी बड़ी आपकी गद्दारी है इस देश के खिलाफ। और इसके साथ जैसे कि ये जीएनपीसी का जो वो कौन है, वो प्रियंका वाड्रा, अब कुछ लोग प्रियंका वाड्रा भी कहते, प्रियंका वाड्रा गांधी भी कहते, जो भी है। और फिर उसका जो पति है रॉबर्ट वाड्रा और राहुल, इन सबों ने किसानों की जमीन हड़पी है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी। वो सारे केस जो है मोदी जी के जो है वो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री वहाँ के, और राजस्थान में तो खैर जेएनपीसी की सरकार ही है, दोनों मिलकर के सारे केस ही खा गए। जो कौन केस, जो ये तीनों जो है वो जो जमीन हड़पे थे किसानों की, ये सब मोदी जी के संरक्षण में चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो जमीन हड़पे थे उन जमीनों में अब विदेशी निवेश हो रहा है। कोई बता रहा था कि कोई सोलर पावर प्लांट के नाम पर राजस्थान में जो जमीन हड़पे थे, 25,000 करोड़ का निवेश हो रहा, का निवेश होने जा रहा। अब ये देश को पता ही नहीं, तो देश जो है इसी जीएनपीसी को या उसके राहुल को, उसके नेहरू को देश के लिए कितना खतरनाक और गद्दार जो मानने में कितनी उसको दिक्कत हो रही है, चूंकि जो मानसिकता विकसित की गई है। और दूसरी ओर मोदी जी उनकी सरकार की साजिश इनके गद्दारी के पापों को ढकने की। इन समूह के खिलाफ बस एक ही केस है, वो नेशनल हेराल्ड वाले केस में पैसों की जो है वो हेरा फेरी। लेकिन वो भी केस बीजेपी के द्वारा नहीं है, मोदी जी के द्वारा नहीं है, मोदी जी की सरकार के द्वारा नहीं है। वो तो जो एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनके द्वारा ये फाइल किया हुआ केस है सुप्रीम कोर्ट में। और न्यायपालिका किस प्रकार इन सबों को बचा रही है, ये भी मोदी जी देखते होंगे। चिदम्बरम को 22 बार बेल मिली है इसी दिल्ली हाई कोर्ट से। तो मोदी जी के नाक के नीचे या मोदी जी की जानकारी में, उनके संरक्षण में इन सारे देश के भ्रष्टाचारियों को, देश के गद्दारों को पूरा संरक्षण मिल रहा है, पूरी मदद मिल रही है, पूरा वो प्रोटेक्शन और पेट्रोनेज मिल रहा है। यही तो है इनका राष्ट्रवाद।
मुश्किल से दो यानी एक आध हफ्ता रहा वो चिदम्बरम जेल में, और इसके बाद बाहर हो गया। और जब तक जेल में था वो पूछताछ में एक शब्द भी नहीं बोला। तो उसके ऊपर जो भी आरोप बिल्कुल यथावत पड़े हुए हैं, लेकिन वो साबित नहीं हो रहे हैं, और वो बोलेगा भी नहीं। चिदम्बरम बोलेगा भी नहीं। क्यों बोलेगा भाई? और वो किस बात का उसको डर है? जनता की ये कार किस्म का कि भाई ये प्रधानमंत्री है और अराजक, जो इसके खिलाफ जिसको भी चाहिए, जो भी चाहता है वो अराजकता फैला सकता है। इस तरह की यानी कारगुजारियां इसकी चल रही हैं। तो वो बाहर हो गया। जबकि यदि देश के हित में और मुल्क परस्त यदि अप्रोच होती इस सरकार की, तो किस विधि से इसके मन में जो सच है कैसे निकलवाया जा सकता है, ये मालूम है मोदी सरकार को और सीबीआई को भी। कहने मतलब कि जिस डिग्री ऑफ टॉर्चर के द्वारा वो सच उगल सकता है, वहां तक जाने की जरूरत है। चूंकि ये भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रहा है, इस हौवे से बाहर आकर के भाई ये देश का लुटेरा है, डकैत है वो चिदम्बरम। इसी प्रकार की मानसिकता से देखने की जरूरत है राहुल को। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी का वो है। ये तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी का तो है भी नहीं। ये तो कांग्रेस भी नहीं है। ये तो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चालना चौकड़ी कागज है ये। तो उसके पाप को ढकने के लिए तमाम तरह के तर्क जो है बीजेपी के द्वारा बनाए गए हैं और लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। तो जिस मुल्क में देश के दुश्मनों को, गद्दारों को पाला जाए, वह देश हमेशा असुरक्षित रहता है जैसे कि भारत। तो मुख्य चिंता यही है। इस देश को चीन से, पाकिस्तान से तो खतरा है ही, लेकिन उससे ज्यादा खतरा जो देश के अंदर जो दुश्मन है, जेएनपीसी का राहुल, और जेएनपीसी का सोनिया, जेएनपीसी की प्रियंका इत्यादि। ये बताना बहुत जरूरी है कि चीन से लगी सीमा पर इस जेएनपीसी वालों ने एक रोड तक नहीं बनाई। वो फाइलों में बहुत है कि भाई वो मैंने नेशनल प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, फलाने रहेगा, सब कहेंगे, लेकिन जब करने वाली बात कही जा रही है कुछ नहीं। और जब ये सवाल भी किया गया, एक एंटनी जो कि रक्षा मंत्री था, इसे जेएनपीसी सरकार या यूपीए सरकार या सोनिया मनमोहन की सरकार से, तो वो कह रहा है, वो गद्दार एक एंटनी लोकसभा में, कि ये हमारी सरकार ने चीन सीमा पर सड़क न बना करके भारत की रक्षा की चीन से, क्योंकि इसे करने से वो चीन सहानुभूति में आ जाएगा और जो है भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। ये तर्क दिया था एक एंटनी ने। अब जरा सुनिए, जो अपने देश की जमीन दुश्मन को सौंप दे और कोई उस पर सवाल उठाए, तो इसी तरह का देश विरोधी वक्तव्य जो है इसे जेएनपीसी के मंत्रियों के द्वारा आता है। तो माने शनै धीरे धीरे और इस तरह के तमाम
वो दृष्टांत हैं, वृत्तांत हैं, इंस्टांसेस हैं जो कि दिखाते हैं कि कितनी बड़ी गद्दार जो है जेएनपीसी है, उसके राहुल और ये सोनिया और प्रियंका है। इसके पहले जो है इस देश के साथ गद्दारी करने वाले वो राजीव भी है, इंदिरा भी है, और नेहरू तो जो है सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था ही। तो ये सारी बातें प्रासंगिक होंगी तब जबकि हमारे देश में देशभक्ति का कम माहौल होगा, वो भी सच्चे अर्थ में। वरना तो जो है ये जो ताकतें हैं जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, काकस, ये वाम दल और इन दोनों की रक्षा करने वाला जो है ये करने वाली बीजेपी, उसकी सरकार, मोदी की सरकार, सभी इस देश के खतरनाक शत्रु हैं, ये पक्की बात है। और देश के भविष्य के लिए और देशवासियों के भविष्य के लिए इन सभी पार्टियों का नाश, शून्य वोट मिलना बिल्कुल जरूरी है। इस पर आप सभी लोग गंभीरता से विचार करिए। भाजपा ताकत भी जल्द आ रहा है आप लोगों के बीच में इसी तरह की सारी बातों को सविस्तार से बताने के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।